नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 11 जुलाई 2006 को माटुंगा से लेके भाईंदर तक करीब 7 लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे। उस दौरान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने करीब 13 लोगों को गिरफ्तार किया था इस ब्लास्ट के आरोप में कि इन्हीं का पूरा हाथ है और यही लोग उसके दोषी है। इस तरह का कहकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक जो आरोपी था वो बाइज्जत बरी हो गया था, एक्विटल हो गया था उसी केस में। बाकी जो 12 आरोपी थे, 12 में से 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 7 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी निचली अदालत ने। निचली अदालत के इस फैसले के बाद में सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की। उस फैसला जो आया था उसको चैलेंज किया, तो हाईकोर्ट ने आज सभी उन 12 आरोपियों को निर्दोष बरी कर दिया है, जिसमें से एक आरोपी आज हमारे साथ में है, साजिद अंसारी उनका नाम है, जो मीरा रोड में रहते हैं। हम उनसे कुछ सवाल और उनके जवाब जानना चाहेंगे कि पिछले 19 साल उन्होंने जो जेल में बिताए हैं, कैसे उनके वो 19 साल रहे और ये पूरा जो मामला था कैसे उन्हें वहां पर आरोपी बनाया गया, क्या पुलिस ने आधार बने थी। इस तरह के कई सारे सवाल उनसे हम जानना चाहेंगे। साजिद भाई, ये बताइएगा कि जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? देखिए, ब्लास्ट के समय मैं अपने शॉप पर था, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, और इसके अलावा मेरा एक इंस्टीट्यूट भी था, कंप्यूटर हार्डवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग का। तो शाम के वक्त मैं अपने शॉप पर था मोबाइल रिपेयरिंग की, जब ये ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट की आवाज़ मैंने खुद सुनी और मैं खुद जो है वहाँ पर अपने शॉप ओनर के साथ में वहाँ पे विक्टिम्स को कलेक्ट करने और उनकी मरहम पट्टी करवाने के लिए उनको निकाल निकाल के हम लोग भेज रहे थे वहाँ से। तो ये खुद मैं उसके अंदर ये था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये करने के बाद मैं खुद में जो है ना एक आरोपी बन जाऊंगा इस केस के अंदर। जी, तो पुलिस ने आपको कब गिरफ्तार किया और आप काम क्या करते थे? काम मेरा यही था कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग, मेरा इंस्टीट्यूट भी था और मेरी शॉप भी थी, वही मैं चलाता था दोनों। जी। और जी। उस वक्त जो है मैं जोगेश्वरी में था, जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था उस वक्त मैं जोगेश्वरी में था। जी, तो पुलिस ने जो चार्जशीट जो बनाई है, वो चार्जशीट में आपका क्या रोल बताया पर्टिकुलर? देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं चार्जशीट के बारे में और जो टेक्निकल चीज़ें, आपको जाइएगा, आप हमारे वकील हैं अब्दुल वहाब खान, यूब चौधरी साहब, अंसार तंबोली हैं, शरीफ शेख हैं, आप इनसे अगर बात करेंगे इस बारे में तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो ये बताइए, पिछले जो 19 साल आपने जेल में बिताए, वो कैसे वो आपके वो दिन बीते? और सुना था उस वक्त बहुत टॉर्चर भी किया जा रहा था आप लोगों पर। किस किस प्रकार का टॉर्चर पुलिस किया करती थी? देखिए, पुलिस के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। उनको हमें फंसाने के बाद में पुलिस ने बाकायदा एविडेंस गढ़े, झूठे एविडेंस गढ़े, झूठे विटनेसेस को, झूठे पंचों को खड़ा किया हमारे खिलाफ में, जिन्होंने आके हमारे खिलाफ गवाही देने की कोशिश की। तो और कुछ नहीं था तो हमको मार मार के, टॉर्चर करके हमसे कन्फेशन लेने की कोशिश की और ये भी धमकी दी गई कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे घर वालों के साथ भी होगा। हमारे घर वालों को भी इस केस में इम्प्लीकेट करने की धमकी दी गई। ये वजह थी कि हम जो है उस टॉर्चर को, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जहाँ उन्होंने जैसे भी साइन करने का ब्लैंक पेपर पे या लिखे हुए पेपर पे हमको करनी पड़ी। जी, तो ये जो टॉर्चर जो किया करती थी पुलिस, वो किस किस्म का होता था? और टॉर्चर के निशान या उसके जख्म, ये भी तो आपके पास में कुछ बतौर सबूत रहते होंगे ना, कोर्ट में जब आपकी पेशी होती होगी तब आप बताने के लिए वो दिखाते होंगे। जब मैं पुलिस कस्टडी में था तो मेरी अम्मी ने एक एप्लीकेशन की थी एमसीओसी कोर्ट में कि मेरे बेटे को मारा पीटा जा रहा है, क्योंकि मुझे उस हालत के अंदर मेरे घर लाया गया और उन्होंने मार के निशान देखे मेरी बॉडी के ऊपर। तो उन्होंने कोर्ट में कंप्लेंट की। कोर्ट ने उस कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए जो वो हुक्म दिया कि मेरे बॉडी का एग्जामिनेशन होना चाहिए, और जे हॉस्पिटल में बाकायदा मेरा एग्जामिनेशन हुआ और उस एग्जामिनेशन के अंदर 14-15 मार के निशानात मेरी बॉडी के ऊपर आए और बहुत सारी ऐसी जगह थी, मतलब जो पंजों पर, हथेली के ऊपर, जहाँ पर कोई निशान नहीं आता, बल्कि खूब टॉर्चर किया जाता है और वो हाथ और पैर थपथपाने के लिए कहा जाता है। डंडे से, पट्टे से मारना पीटना, या फिर शॉक देना प्राइवेट पार्ट पे, या फिर जो है वो वाटर बोर्डिंग, मतलब पानी के अंदर इतना डाल के रखना कि सांस अटकने लगे, मरने के करीब पहुंच जाए आदमी। और सूर्य प्रकाश तेल है वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर पीछे
डाल डाल के मतलब तड़पाना हमें, और हमारे हाथ बांध के रखना। इस तरह के बहुत सारे टॉर्चर हुए, और वो भी कस्टडी हमारी 87 डेज तक कस्टडी चली है। अच्छा। हाँ, इतनी कस्टडी कितनी किसी की नहीं होती, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि एटीएस की इतनी लंबी कस्टडी झेल सके। कोई हो ही नहीं सकता, मतलब जो इतनी मार खा सके और अपने आप को बर्दाश्त कर सके। मैं नहीं समझता ऐसा कोई। जी जी। तो उन्हें वो केस भी तो उतना सीरियस केस है ना, ब्लास्ट हुआ, ट्रेन ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जानें गई है, इतना बड़ा नुकसान हुआ। एक तरह से वो देशद्रोह का ही मामला हुआ है कि देश के खिलाफ आप जंग कर रहे हो, तो वो हिसाब से वो कस्टडी उस वक्त पुलिस ने ली होगी। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए और बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। मैंने खुद अरेस्टिंग से पहले जितनी बार मुझे बुलाया गया पुलिस स्टेशन में, मैं वहाँ पर गया हूँ। लोकल पुलिस स्टेशन में, क्राइम ब्रांच में, एटीएस में, जब बुलाया मैं गया हूँ। जितना कॉपरेशन मुझसे मांगा मैंने हर बार दिया। लेकिन हुआ ये कि मेरे इस मतलब जो कॉपरेशन को जो इन्होंने उल्टा लिया, और खुद मुझे जो है वो एक्यूज़ बना दिया इसका। तो बार बार बुला के मुझे टॉर्चर भी गया और छोड़ा भी गया। ऐसा नहीं कि एक बार बुला के रख लिया और कंटिन्यू कस्टडी। तो बुलाते भी गए, छोड़ते भी गए। ये इस बात की अलामत है कि मैं निर्दोष था। मैं निर्दोष था। तो ये निर्दोष होने की मतलब इतनी बड़ी होने के बावजूद भी जब डाला जाता, अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो घर पे क्यों रहेगा? उसको तो मतलब भाग जाना चाहिए। एकदम लॉजिकल चीज़ ही कि कोई अगर इन्वॉल्व है इतने बड़े चीज़ में तो वो क्यों रहेगा घर पे? वो भाग जाएगा। लेकिन मैं पुलिस को फेस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मैं निर्दोष हूँ। जब भी उन्होंने बुलाया मैं गया। थोड़ी बहुत उनका मुझे मालूम है कि इनका तरीका है टॉर्चर करने का और सज उगलवाने का, ये अपना उगलवाएंगे और छोड़ देंगे। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मतलब जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था तभी आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया था, उसके कई दिनों बाद में, मतलब आपको बुलाते रहे। और फिर उसके बाद में एक दिन आपको आखिरकार अरेस्ट कर ही ले। कितने दिनों बाद बुलाए थे? 11 जुलाई को ब्लास्ट हुआ, और मेरी ऑफिशियली अरेस्टिंग मेरी 29 सितंबर 2006 की। जी। इतना लंबा गैप है। इस बीच में मुझे बुलाते गए, छोड़ते गए, बुलाते गए, छोड़ते गए, और ये ऑन रिकॉर्ड है। पुलिस स्टेशन डायरी मैंने कोर्ट के अंदर सबमिट की है, ये ऑन रिकॉर्ड है। क्राइम ब्रांच में, लोकल पुलिस स्टेशन, हर जगह पर है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई झूठ पेश कर रहा हूँ। कोर्ट के सामने एक एक चीज़ है। और जो हुआ ये कि जब इनको ओरिजिनल नहीं मिले, पुलिस का काम था जितना भी वक्त लग रहा है उनको जो है असल आरोपी तक, असल जो मुजरिम है उन तक पहुँचना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये किया कि वो इन्वेस्टिगेशन छोड़ दिया और कुछ बली के बकरे बना के जो लोगों को कराया और उनके ऊपर ये डाल दे। हम 13 वही है, विक्टिम्स हैं एक्चुअली। हम लोग कोई आरोपी नहीं है बल्कि विक्टिम्स हैं। जिस तरह से वो 200-250 लोग हैं, उसी तरह उनके साथ हम भी और हमारी फैमिली भी विक्टिम है। तो हम लोग जो है वो पुलिस की क्रूरल्टी और उसकी जुल्म सितम के हम लोग विक्टिम हैं। जी। अब जिस वक्त आपको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त आपके घर के क्या माहौल थे और घर के क्या हालत थे, और आपके कितने औलाद है और कैसा उन्होंने गुजारा किया पिछले 19 सालों में? देखिए, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनकी फैमिली है, खुद मेरी वाइफ। और उस वक्त मेरी शादी को 1-1.5 साल ही हुआ था। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मेरी अरेस्टिंग के 3 महीने बाद मेरे यहाँ बेटी हुई। तो ये हुआ कि मैं अपने बच्चे का सुख ही नहीं देख सका, और ना मेरी बेटी अपने बाप की मोहब्बत को कभी फील कर सकी। उसका जो महरूमियत रही है, मुझे इतना महरूम रही है, मतलब उसका कोई बदल ही नहीं। और वो अकेले में चुपके चुपके उसके रोना, सोचना, और सब कुछ लेटर के अंदर लिखना और बताना, मतलब इतनी बड़ी चीज़ है। मतलब ये है कि आम छोटा सा बच्चा कैसे बर्दाश्त करेगा उसको। लेकिन उसने किया, मजबूरी थी उसकी। 18.5 साल उसने बर्दाश्त किया उसने। और हमारे जो खर्च वगैरह था फैमिली का, मेरे भाई जो 2 भाई हैं वो उनको पूरा यकीन है कि मेरा कुछ भी लेना देना नहीं इस केस में, और पुलिस ने मुझे फंसाया। इसलिए उन्होंने कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं छोड़ा आखिर तक। आज भी मैं उन्हीं की बदौलत जो यहाँ बैठा हूँ, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। हर चीज़ उन्होंने की मेरी, वो चाहे जेल का खर्च हो या मेरी फैमिली का, मेरी बीवी बच्चों का खर्च हो, पूरा का पूरा उन्होंने अरेंज किया। और आसपास के मेरे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनकी तरफ से भी सिंपैथी रही, क्योंकि उनको यकीन था कि ये निर्दोष है, ये बेगुनाह है, इसका कुछ लेना देना। जी। ये अब जो 19 साल आपके गए हैं, जो ज़ाये हुए आपकी पूरे अहम ज़िंदगी के, तो वो 19 साल का फिर आप क्या करेंगे आगे, कैसे उसकी भरपाई करेंगे? आपने आगे का क्या सोच रखा है? देखिए, 19 साल मेरी ज़िंदगी के मतलब ये समझिए कि मेरी एक्चुअल जो कुछ करने की होती है उम्र, वो उम्र मेरी जेल के अंदर गुजरी है।
मेरी उम्र उस वक्त 29 साल थी और आज मेरी 48 का हूँ। मतलब मेरी जवानी का जो पीरियड था वो जेल के अंदर चला गया। तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सका, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सका। और आज ये हाल है कि आज जब बाहर आया हूँ तो मैं दुनिया से 20 साल पीछे हूँ। मैं खुद, मेरा इंस्टीट्यूट था मोबाइल रिपेयरिंग का और कंप्यूटर हार्डवेयर का, लेकिन आज मेरा ये हाल है जब बाहर आ रहा हूँ। इस वक्त स्मार्टफोन है, उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे। मैं उसको चलाने में दिक्कत महसूस कर रहा हूँ मैं उसको। मतलब फिर मुझे वापस से इस दुनिया में आने के लिए वो अच्छा खासा वक्त लगेगा। जी। और मैं नहीं समझता कि एक बार इतना बड़ा आरोप लगने के बाद में कोई कंपनी या कोई और जो है वो मुझे ये जॉब देने की गलती करेगी। मैं इसको गलती ही कहूँगा क्योंकि आज हालात वैसे हैं। जी। तो ये इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं लेगा मुझे जॉब देने का। मुझे अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है और अपना रास्ता खुद बनाना है मुझे। जी। अभी तो फ़िलहाल मेरा ये है कि मैं अपने बीवी बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ और आगे फिर देखेंगे। मतलब भाइयों का सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो धीरे धीरे रास्ते बनेंगे फिर। जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, देखिए, फैसला बेशक ये हमारे एक्सपेक्टेशन के एन मुताबिक था। हमको ये एक्सपेक्ट था कि हमारी बेगुनाही साबित हो जाएगी हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट की तरफ से, हमारे वकीलों की तरफ से जो रिस्पांस मिला वो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना रिस्पांस किसी और केस में किसी और को शायद मिला हो। मैं नहीं समझता। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह जजमेंट, और ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर भी मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका। मतलब खुद 5-10 मिनट तक जो है मेरे आंसू निकलते रहे। मेरी बेटी, मेरी वाइफ, भाभियाँ और घर के बच्चे एक दूसरे से गले मिल मिल के रोते रहे हो। और अभी भी ऐसा है कि पूरे दिन भर में वो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सक रहे। जो भी बात करता है वो इमोशनल हो जाता है। जी। तो ये खुशी वाली चीज़ है और खुशी के आंसू हैं। तो अब जैसे इस जो जजमेंट आया है हाई कोर्ट का, और उस फैसले को लेकर अब स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां है? देखिए, हमारे वकीलों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है इसकी। वो जानते थे कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, जी। क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ ये है हमारे भारत में कि गलती को कबूल नहीं किया जाता। गलती को अगर हम कबूल करते हैं तो फिर हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जब उस पर अड़ जाते हैं तो फिर वो उसके अंदर बदलाव नहीं आ सकता। फिर गलतियां मतलब किसकी कह रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेशन टीम की कह रहे हैं? बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन की ही बात कर रहा हूँ मैं कि पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये गलती की। 13 निर्दोष लोगों को फंसा कर ये बहुत बड़ी गलती की। और एक सिर्फ मैं समझता हूँ सिर्फ हम 13 लोग और हमारे 13 फैमिली का विश्वास खत्म नहीं हुआ, बल्कि मैं ये समझता हूँ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का इस चीज़ के ऊपर विश्वास बिल्कुल जो है ना वो ढह के रह गया। सब हमारे लिए, मैं आपको कहूँ कि लाखों बल्कि करोड़ों लोगों ने हमारे लिए दुआएं की। इसके जब भी मैं लोगों से, किसी से भी मिलता तो वही कहते हैं कि हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं, बेफिक्र रहो, हमको मालूम है कि आप सब तो ये इसको एक्चुअली दुरुस्त होना चाहिए। आज हम धीरे धीरे हर फील्ड के अंदर हम तरक्की कर रहे हैं, इंडिया जो तरक्की करते जा रहा है, लेकिन आज भी आप ये देखिए कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में और जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर पुलिस कुछ गलती करती है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ गलती है, तो लोग अपनी गलती को कबूल करते हैं और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। एक कोई महिला अगर एबॉर्शन की वजह से मर जाती है या कुछ और इस तरीके से, तो प्राइम मिनिस्टर जो इस्तीफ़ा दे देता है वहाँ पर, या जो हेल्थ मिनिस्टर होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करता है उसको। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ, हमारे भारत के अंदर ऐसा कुछ है। इस चीज़ को आना चाहिए और अपनी गलती कबूल करनी चाहिए और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए या कुछ चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी इस गलती को दुरुस्त कर लेते हैं और अपने आप को दुरुस्त कर लेते हैं तो ये पूरे भारत के लिए और तमाम लोगों को एक साथ मतलब लेके चलने में बहुत बड़ी चीज़ होगी। एक पूरी कम्युनिटी का जो है ना पूरा विश्वास वापस से बनेगा इस पर। ये बाकी के जो आरोपी थे, जो अभी 12 लोग थे, जिसमें से एक तो एक्यूट लगा, अभी जो 11 जो लोग हैं, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? आप दूसरों का एक दूसरे से कनेक्शन था, पुरानी जान पहचान? कैसे वो, मतलब पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और इतने लोगों को है? क्योंकि यहाँ पर चूँकि आप एक अकेले नहीं है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है,
हजारों या लाखों लोग भी हो सकते हैं, कि फिर आपको ही क्यों चुना, वो बाकी के लोगों को ही क्यों चुना पुलिस ने, उन्हीं को क्यों आरोपी बनाए? वो उसको कैसा देखते हैं आप उस एंगल को? देखिए, हमें ही क्यों चुना वो तो आपको पुलिस से पूछना चाहिए कि हमें ही क्यों चुना। मेरा मानना ये है कि किसी को भी अगर जब फंसाया जाएगा तो उससे ये सवाल ही किया जाएगा कि तुमको क्यों। मैं नहीं होता, मेरी जगह कोई और होता, वो नहीं होता, उसकी जगह कोई और होता। उनको अपना एक वैकेंसी है, उस वैकेंसी को फिल करना है, तो किसी का भी, अब वो जो उसमें फंस जाए उसकी बदकिस्मती है। मैं अपने आपको उस हिसाब से बदकिस्मत समझता हूँ कि मैं हद तक चल गया। हालांकि मेरा कुछ लेना देना नहीं। इन केस के अंदर सिर्फ अब्दुल वाहिद भाई हैं जिनको मैं जानता था, जो मेरे बहनोई हैं। ओके। और एक यहाँ पर लोकल में रहने वाले एहतिशाम है, जो मेरे क्लाइंट थे, मैं कंप्यूटर रिपेयर भी करता था। तो हमारा ये मामला था कि हम इस तरह से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन पुलिस ने जो वो कड़ी जोड़ के इस तरह से हमको, और बहुत सारे तो ऐसे लोग जब कभी मिले ही नहीं हम लोग, कोई कलकत्ता से लाए किसी को हैदराबाद से, किसी को बिहार से, हम जानते ही नहीं थे एक दूसरे को हमको जो बता दिया। इसी वजह से ये हुआ है कि पुलिस ने आखिर तक किसी का भी सीडीआर कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया। अच्छा। हमको अपने डिफेंस में हाई कोर्ट जाना पड़ा। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं ये इनके डिफेंस के लिए जरूरी है, तब जाके उन्होंने जो वो किया। और यही चीज़ आप जजमेंट जो हाई कोर्ट का है आप उसको पढ़ लें, क्यों हाई कोर्ट ने भी ये चीज़ रखी कि ये सीडीआर ये क्यों नहीं लेकर आए, ये तुमको लाना चाहिए। जब सब जुड़े हुए तो लाना चाहिए था ना, एक दूसरे से फ़ोन के ऊपर तो होने चाहिए कॉन्टेक्ट, लेकिन कोई चीज़ नहीं है। आखिरी सवाल, जो लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी ट्रेन ब्लास्ट में, उनका परिवार आज भी इंसाफ की तरफ देख रहा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। चूंकि पुलिस ने आप सभी लोगों को आरोपी बनाई थी और आप लोग अब बरी हो चुके हो हाई कोर्ट से, तो उन लोगों को फिर अब इंसाफ मिलेगा क्या? वो भी तो आज आपकी वो तो विक्टिम ही है, उन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा फिर? देखिए, ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सोचना चाहिए कि क्या हम इंसाफ दे रहे हैं लोगों को। ये जुडिशरी को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं, क्या इस तरह से झूठे लोगों को फंसाकर असल विक्टिम को इंसाफ दिया जा सकता है। मैं नहीं मानता कि ये आज भी जो जजमेंट मिला है, बेशक ये बहुत बड़ा फैसला है हाईकोर्ट का और हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया है, लेकिन आप खुद सोचिए, आप खुद अपने आप को वहां रख के फैसला कीजिए कि एक विक्टिम है, 19 साल उसकी जिंदगी बर्बाद हो रहा है, आखिर में उसको बेगुनाह करार दिया जाता है, तो क्या ये इंसाफ है? मतलब उसके 19 साल जो बर्बाद हो गया उसका क्या? तो मैं इसको पूरा इंसाफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी जो फैसला आया ये बहुत बड़ा फैसला है और इसके लिए भी मैं समझता हूं कि बहुत हिम्मत की जरूरत थी जो जुडिशरी ने मतलब यहाँ पर दिखाई। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है साजिद अंसारी, जिन्हें आरोपी बनाया गया था ट्रेन ब्लास्ट का। आज वो बाइज्जत बरी हुए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। अब यहाँ पर कई सारे सवाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी ट्रेन ब्लास्ट में, उनके परिवार वालों को तो इंसाफ नहीं मिला है, साथ में ही इन जैसे बेकसूर लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाकर पूरा जो एक हवा खड़ा किया था कि यही आरोपी, और आज उन्हें हाईकोर्ट अगर बरी कर देता है तो फिर यहाँ पर सबसे बड़ा फेल्योर है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, और सबसे बड़े विक्टिम है वो परिवार जिन्होंने अपने घर वालों की जानें गंवाई थी ट्रेन ब्लास्ट में, और दूसरे विक्टिम ये आरोपी जो थे। आज तो इन्हें आरोपी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज ये भी विक्टिम की कतार में ही खड़े हैं और उनके घर वाले भी विक्टिम के कतार में ही खड़े हैं। अब देखना है कि राज्य सरकार इस फैसले को कब तक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे पाती है, और फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला और क्या गरमाता है, कैसे नया रूप लेता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। धन्यवाद।